चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या बातें हमें सीखनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली बात, महा इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो डेफिनेशन है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की साहब, ये आपके हर दूसरे साल पूछी जाती, पूरे पेपर में कहीं ना कहीं घूमते फिरते चली जाती है। तो इस डेफिनेशन को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है बेटा, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसी सरफेस से एसोसिएटेड होता है। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और होगा कहां, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। ये देखिए, ये सरफेस लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में ये कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसको क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई। नॉर्मली कई लोग फाई बी भी लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई कह देते हैं, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें। फिर जल्दी लिखने के चक्कर में इस बी को खा जाते हैं, तो हम लोग कह देते हैं सर फाई, और कॉन्टेक्स्ट से पता कर लेते हैं कि मैग्नेटिज्म की बात है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेबर, ये भी पूछी जाती है आपसे। मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, टी कैपिटल, और फ्लक्स की होती है वेबर, कंफ्यूज मत होना। और यहां पर अगर मान लीजिए जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर नहीं रखा है बच्चों, भाई ये तो परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड के खड़ा हुआ परपेंडिकुलर, ये थोड़ा एंगल पर है तो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बी डॉट ए, मतलब सिंपल आप याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी। तो बी डॉट ए इज ए फॉर्मूला ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। देखिए बी डॉट ए आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट सिंपल स्केलर क्वांटिटी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बात समझते हैं हम लोग बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कुछ ऐसी ही बात है, जैसे मजाक के तौर पे आपको बताऊं, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, जैसे आप अपने दोस्त के साथ खड़े और हंसने लगिए, हंसी आ जाए तो क्या होगा, बाजू वाला जो दोस्त है वो भी हंसने लगेगा बिना बात के, उसको पता नहीं है कि आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन वो हंसने लगेगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि कंटेजियस है, मतलब ये आप हंसेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हंसेगा। बस इंडक्शन में भी यही होना है भाई, यही आना है, बस वो थोड़ा साइंस लगा देंगे उसमें, बहुत सरल। वो हंस रहे हैं तो बाजू को हंस रहा है। अब इस इंडक्शन में क्या हो रहा है, देखिए समझिए, मजा आ जाएगा आपको। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। अब किसी एरिया में, जो मैंने अभी बात बताई है हंसने वाली, ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में जब जाएंगे तो और अच्छी तरह आपको पकड़ में आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस में। लेकिन यहां जो बातें देख रहे हैं ये क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल सर्किट। मान लीजिए कॉइल सर्किट है और इससे जाने वाला जो फ्लक्स है, ये मान लीजिए शुरू में जा रही थी 100 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड वाली, अब एकदम से मान लीजिए घट गई, हो गई 50, या बढ़ गई हो गई 200, यानी चेंज हुआ, 100 से 50 या 100 में गई, बदलाव हुआ। तो इस बदलाव की वजह से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरी कोशिश करता है कि इंड्यूस्ड करंट पैदा कर दे। अब अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड है, अगर सर्किट क्लोज है कॉइल, तो इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इसकी कहानी लेंज लॉ बताते हैं साहब, वो समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है। यानी किसी भी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर बदलाव होता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, जो ये कोशिश करता है कि इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो, या आप कह सकते हैं सर्किट इज क्लोज्ड, करंट, इंड्यूस्ड करंट विल बी जनरेटेड एंड दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात खत्म। कहां टफ है बताइए, कितना आसान है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, खेल खत्म। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज की बात करते हैं हम लोग, तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इस चैप्टर की जान है ना।
इंग्लिश में लिख दूं, जान लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा शायद। सोल है, आत्मा है। तो सोल मतलब होता है आत्मा, तो शरीर में आत्मा होना जरूरी है, वरना शरीर तो किसी काम का नहीं है। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। दो बेसिकली इसके दो लॉ हैं, और तीसरा इसमें सेकंड में 2 और 3 लॉ मिक्स हैं। अभी आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो पहला लॉ क्या बताता है, देखिए फैराडे साहब का, ये किसकी लॉज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडे साहब के। तो व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट, इन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज सर्किट, मान लीजिए लूप है, क्लोज सर्किट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, चेंजेस, अगर उसमें बदलाव होता है, हमने कहा ना पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी 100, 50 हो गई, 200 हो गई, बदल रही हैं, तो उस बदल रही सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। इतनी बात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इतनी बात है पहली लॉ की कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा बदलाव तो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। सर्किट, इफ सर्किट इज क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट लॉ, ऐसा होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भाई इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा तो हुआ, लेकिन कितना पैदा हुआ ये तो बताओ, तभी तो किसी काम का है। भाई हमको पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये तो पता चले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेकेंड लॉ इस तरफ इशारा करता है, इशारा क्या करता है, पूरी जानकारी देता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा। आइए देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ ये बता क्या रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। अब कहते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो dφ बाई dt होता है। भाई फाई क्या चीज थी? फाई थी मैग्नेटिक फ्लक्स। हर जगह फाई भी नहीं लिख रहे हैं तो फाई लिख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा बच्चों, तुमने सोचा होगा ये मॉडुलस का साइन क्यों लगा दिया, अभी बताते हैं। ये केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में अभी एक इसको मॉडुलस हटाएंगे तो एक माइनस साइन टपक पड़ेगा, अभी दिखाते हैं आपको। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बड़ा शानदार और जोरदार लॉ। अब क्या था कि अगर इसके मॉडुलस को हम हटावें तो हमें माइनस साइन एक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये माइनस साइन इशारा करता है लेंज लॉ की तरह। इसके बारे में भी समझेंगे अभी लेंज लॉ। अब ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि जो माइनस साइन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। तो देखिए मैंने एक लाइन छाप दी है आपके लिए, लिखा है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ दिस खिलाड़ी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, इस तरह होता है कि इट अपोजेस द कॉज, या चेंज लिखना चाहिए, चार्ज गलत लिखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि ये क्या करता है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि माइनस साइन का मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है, अपोज करता है। ये इसका मतलब होता है। फिर से रीड आउट कर रहा हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा जैसे कि वो अपोज करे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा पैदा होगा कि वो बढ़ने ना दे। अगर किसी में फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि वो घटने ना दे, मतलब बढ़ाने की कोशिश करे। ये कहानी बिल्कुल जाके जुड़ जाती है लेंज लॉ से, तब आप बात पकड़ पाएंगे और एक्सप्लेनेशन देखिए कितने शानदार तरीके से हो जाएगा। तो माइनस साइन की कहानी किससे जुड़ी है? लेंज लॉ से। अब लेंज लॉ अगर है इतना काम का तो लेंज लॉ है क्या? जो लिखा था वही छापा है, अभी अगले एक्सपेरिमेंट में समझा देंगे आपको। लिखा है लेंज लॉ, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी लगा देना चाहिए। लेंज लॉ बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a circuit is such that it opposes the cause which produces it. ये उस कारण का विरोध करता है जिससे वो पैदा हो रहा है। That is, मतलब it opposes the change in magnetic flux, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका विरोध करेगा। चेंज का मतलब समझ गए ना, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा,
घट रहा है तो घटने नहीं देगा, जो होगा उसका विरोध। राजनीतिक पार्टियों में अपोजिशन पार्टी रहती ना, जो भी कांड हो सबका विरोध। तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए, विरोधी पार्टी का है ये, समझ के है, अपोजिशन पार्टी का, विरोधी पार्टी का। ठीक है, लेंज लॉ ने ये बताया कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है कि वो अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स का या उस कारण का जिससे वो पैदा हो रही है। कारण क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देख लेते हैं साहब असल में मुद्दा क्या है, जिसे दिमाग में छप जाए। तो साहब आपके लिए एक शानदार कॉइल है यहां, ठीक। इस कॉइल में पहले ये कॉइल ऐसा था, ये मतलब गैल्वेनोमीटर लगा है लेकिन कोई करंट नहीं थी। अब ये क्या किया है ना, ये जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ दिख रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाने लगे, कुछ वेलोसिटी भी दे दी इसकी। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर कोई चीज ऐसे दूर रखे हो 10 जा रही है, पास लाने लगे तो 10 से 20, 30, 40, 50, 100, भाई पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा घुस जाएंगी ना चलने से, कोई दिख नहीं रहा रिंग। बात पकड़ में आ रही है ना जो मैं बता रहा हूं। इस रिंग से ये जो छल्ला टाइप दिख रहा है रिंग, इसमें आपने ये मान लीजिए चुंबक है पेन, तो ये दूर रखे हुए हो, अब पास लेने घुमाने चले तो ये पहले 10 लाइनें जा रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स, अब पास बढ़ने लगे तो पास बढ़ने की वजह से ज्यादा जाने लगेंगी। समझ पाए होंगे? तो जैसे ज्यादा जाएंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा। अगर बढ़ने लगा तो ये कॉइल क्या चाहेगा, इसमें कैसी करंट हो कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इसका विरोध करना है। तो विरोध करने के इसके पास कोई हाथ वाथ तो है नहीं कि झापड़ मार दे पास ना हो, एक थप्पड़ लगा दिए दूर जाओ, ऐसा तो कर नहीं सकता ये। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जवाब इसको मैग्नेटिज्म के ही रूप में देना पड़ेगा। प्यार का जवाब प्यार से और दूसरी बात का जवाब दूसरी बात से, ठीक है। तो ये क्या करेगा देखिए, अब जब मैं ऐसे समझा रहा हूं, जब आप आगे बढ़ना शुरू हुए इधर नॉर्थ इधर साउथ और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा तो ये घटा कैसे सकता है, समझिए। तो अब इसको घटाने के लिए सिंपल बात सोचिए, तो ये नॉर्थ पास आ रहा था तो ये खुद क्या करेगा, नॉर्थ क्रिएट कर लेगा जिससे ये इसका अपोज कर सके। और भी डिटेल समझिएगा, अपोज कर सके। भाई नॉर्थ नॉर्थ रिपल करते हैं तो पास आने से मना करेगा। और नॉर्थ का डायरेक्शन देखिए किस तरह से करंट का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी कहानी में अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। अभी 100 लाइनें जा रही थी, दूर जा रहा है तो 100 से 50 और 25 होने लगी। क्या घटो नहीं, दूर नहीं जाना है। तो दूर नहीं जाना है तो पास रहो, तो पास के लिए अट्रैक्शन, तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या बना लेगा यहां, साउथ। और साउथ में आप जानते हैं डायरेक्शन कैसा होता है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गया। साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाओ, पास आ रहे हो तो पास नहीं आओ, विरोध ही करना है। बात समझ में आ रही है? अब इसको और डिटेल्ड रूप से कैसे समझ सकते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह नॉर्थ साउथ बनाने से उतनी बात शायद पकड़ में ना आए, क्योंकि यह चुंबक था, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर जब आप आगे आ रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये जो लूप था इसका काम क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है इसका अपोज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बनाना। भाई आप मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हो, मैं अपोज करना चाहूंगा तो आप 10 लोगों की सेना से 20 लोगों की कर रहे हो, तो मैं 5 लोग की सेना आपके अपोजिट भेज दूंगा, यही तो करूंगा। तो अपोजिशन करने के लिए इधर और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा। तो ये देखिए कैसे बनाएगा, ये बनाएगा नॉर्थ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे इसके साउथ होगा, ऐसे निकलती हैं बाहर। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स आगे आ रहा है तो उसने इसको अपोजिट मैग्नेटिज्म बना दिया। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ रही है 25 से 50, 100, 200, तो इसने क्या किया, लो भैया हम भी छोड़ रहे हैं अपोजिट 50 लाइनें, ये अपोजिट हो गई। बात पकड़ में आई, इसलिए भी नॉर्थ बन जाता है। यही कहानी यहां अप्लाई हो जाती है। जब आप साउथ देखिए, यहां पर अब क्या हुआ कि ये दूर जा रहा है तो 100 से 50, 25 घट रहा है। तो जब ये घट रहा है, दूर जा रहा है, तो ये कहेगा घट रहा है, इसको मुझे घटने नहीं देना, तो सपोर्ट करना है ना। तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना जिसे सपोर्ट कर सके। तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब क्या हो गया कि आपको अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है। ये देखिए इसका,
ये तो है तो इधर ही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना देगा, इधर ही। तो ये वाला सिरा बन जाएगा साउथ और इसके पीछे वाला नॉर्थ, तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। इस बात को समझ लोगे तो चैप्टर ही खत्म है, आपको बता रहा हूं। इसकी जान यही है, आत्मा यही है, और समझ गए होंगे आप। ये लेंज लॉ की कहानी है। इससे आपको पता चल जाता है कि जितना ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा था, उसका डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं, बात पकड़ में आई होगी। अब कई लोग पूछ लेते हैं सवालों में कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लेंज लॉ बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि जो इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है वो कहां से हो रही है, जो आपने वर्क किया है इस मैग्नेट को आगे लाने में या इस केस में पीछे ले जाने में, वही एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कभी कभी सवाल पूछते हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। सवाल आ गया, बड़ा शानदार सवाल, और 2012 का सवाल है। हॉट्स में 2017 में भी आया था ऑल इंडिया। ये सवाल बहुत पूछा जाता है एकदम सरल। देखिए मैं समझाता हूं आपको, फोटो ही दिखा दूं बनाने की जगह, आप यही समझ जाएंगे। ये देखिए, ये तो आंसर लिखा हुआ, कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। सवाल क्या है, प्रिडिक्ट, ये क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग्स। ये मेटल रिंग्स है 1 and 2, ये 1 2 बड़ा बड़ा छपा है, दिख रहा है। लाइंग इन द सेम प्लेन वेयर करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली, यानी इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग स्टेडली मतलब एक लगातार ये समझ लीजिए समान रूप से बढ़ रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है करंट। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि इस 1 और 2 पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखने का तरीका क्या था कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में अंगूठा कर दो और बाकी मुट्ठी बंद करो, ऐसे ही तो देखते थे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है। पिछले वाले चैप्टरों में सीखा है, वीडियो नहीं देखे तो लिंक दिया है नीचे प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो देख डालिए वन शॉट के, मजा आ जाएगा। ये अंगूठा डाला इधर और ये देखिए अंगूठा ऐसे कर रहे हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ है, यानी ऐसे बनाओ डॉट। ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। और ऐसे करोगे तो यहां चले आओगे तो ये देखो नीचे घुस रहा है अंदर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कट्टम। मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझते होंगे। इसे लिखते हैं आउटवर्ड और ये है इनवर्ड। तो ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये हम समझ गए। अब ये इंक्रीज हो रही है इसमें करंट, तो ये बाहर जाने वाली जो लाइंस है वो बढ़ रही है। भाई करंट जब इसमें करंट इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो पहले 25 लाइनें ऐसे आ रही थी यानी बाहर, अब 50 आने लगी, बढ़ गया, फिर 100 आने लगेंगी। तो अगर इसमें से निकलने वाली लाइनें बढ़ रही हैं तो ये क्या साबित करेगा कि इसका अपोज करो, बढ़ने नहीं देना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, अपोज करना है, बढ़ते हुए चीज का अपोज। तो अपोज कैसे करेंगे भाई साहब, अपोज तो तब करेंगे जब ये मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बनावे ऐसे। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा साउथ। ठीक, तो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ पीछे है ना, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना देगा साउथ, तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। बात समझ में आ रहा है ना, साउथ इधर है, नॉर्थ पीछे है, तो मैग्नेट के अंदर देखिए मैग्नेट के अंदर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाती साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। पकड़ में यार, जैसे चुंबक पड़े थे ना मैग्नेट, तो नॉर्थ से साउथ में बाहर तो आ रही है नॉर्थ से साउथ, और अंदर मैग्नेट के किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये लूप के अंदर किधर है मैग्नेटिज्म पैदा करेगा, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ। तो जब ये अंदर की तरफ पैदा कर देगा, ये क्या डेवलप करेगा ऐसे, तो ये अपोज कर देगा। इसका बड़ा बना दूं थोड़ा, ये ऐसा डेवलप करेगा। तो ये बाहर, ये अंदर, हो गया काम खत्म, आ गया क्लॉकवाइज। बिल्कुल खींच के मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, कोई सवाल है गलत नहीं होगा। इसकी कहानी वही। अब यहां पर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो कोशिश करेगा, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो हम बाहर की तरफ बना दें साहब। तो बाहर की तरफ बना दोगे तो क्या बनेगा, साउथ से नॉर्थ। तो ये बन जाएगा सीधा आपका कितना, नॉर्थ इधर वाला।
तो साउथ से नॉर्थ यानी आई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देगा। ये तो ये कैसा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला क्लॉकवाइज। बात खत्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठंडे दिमाग से नोट कर लो, समझ लो। रेस्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से वन शॉट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे चलो, अब दूसरा खिलाड़ी आ गया, एक क्वेश्चन और ले लो। लिखा है टू लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आर मूव्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप है दो, पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ये दोनों के दोनों पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंटिंग डाउनवर्ड लिखा हुआ है। द लूप्स आर मूव्ड इन द डायरेक्शन शोन बाई एरोज, ये दोनों एरोज से दिखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड में देखिए एंट्री ले रहा है और ये एग्जिट करता हुआ लग रहा है, देखिएगा। ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट है ना और यहां खत्म है, देखिए कट्टम। तो ये घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और ये निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। ये पकड़ो मेरी बात। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप, हमारे दोनों लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप समझदार हैं, इसमें अगर ये घुस रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो ये उसका विरोध करेगा कि बढ़ने नहीं दूंगा, यानी घटाऊंगा। तो घटाऊंगा कि तुम ये कट्टम था नीचे, तो इसका अपोजिट इसको मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। तो ऊपर वाला हिस्सा कैसे बनना चाहिए, साफ नॉर्थ। तभी तो साउथ से नॉर्थ आपकी चुंबक के अंदर, साउथ से नॉर्थ बाहर की तरफ आएगी और नॉर्थ बन गया। तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया करंट का बच्चों, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। बात पकड़ पाए होंगे, ये अपोज करेगा इसका ना। और यहां पर ये क्या, ये बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो अपोज करने में घटने वालों की मदद करेगा कि घटो नहीं। तो घटो नहीं तो क्या, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का मतलब है यहां पर साउथ दिखना चाहिए, तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। और ये डायरेक्शन कैसा हो गया बेटा, अब आप देख पाए, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। बस बात खत्म हो गई। ठीक, लॉजिक आप समझ चुके हैं, इस तरह से फंडा क्लियर किया जा सकता है। यही बात इसमें लिखी थी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वही हम लोगों ने निकाली है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपको समझा दिया मैंने, आंसर कैसे आया। सीधे आंसर लिखने से मजा थोड़ी आएगा, समझ ही नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ की कहानी क्या, फ्रॉम फैराडेज लॉ, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिखा था, जब हम किसी चीज को मूव करते हैं, जहां पे फ्लक्स में हो रहा होता है चेंज मोशन की वजह से, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ आता है और उसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम लोग सीख लेंगे। आइए साहब, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है अक्रॉस द कंडक्टर, जो कंडक्टर मूव कर रहे हैं उसके सिरों पर, ड्यू टू इट्स मोशन, उसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बात पकड़ में आपकी आ गई। अब मोशनल ईएमएफ कैसे पैदा कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए मोशनल ईएमएफ की कहानी, ये देखिए एक रेल बनी हुई है ऐसे, रेल का मतलब जिसके ऊपर हम इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, इसको स्लाइड करेंगे, खिसकाएंगे, मतलब ऐसे स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रखा है, ये बी का डायरेक्शन है। ये देखिए, ये यहां पर इतनी दूरी हम लोगों ने ले ली है x, दिस इज x, और ये जो दूरी है इसकी चौड़ाई कह लीजिए, ये कह लीजिए लेंथ l। अब देखते हैं इसको, जब आपने v वेलोसिटी से इस तरफ आगे बढ़ाया, मोशन दिया, तो उस समय क्या होगा। देखिए E की वैल्यू होती है, आपने फैराडे के सेकंड लॉ में देखा है, E की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है। और फाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी देखा था, बी डॉट ए। अब यहां पर आप देख ही रहे हैं कि इसका जो मोशन है, जो एरिया है कहानी, और जो उसकी कहानी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो है सब बराबर। तो इस सिचुएशन में बी ए कॉस थीटा में थीटा हो जाएगा 0, एक ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया तो बन जाएगा सिंपली बी ए, और बी ए का मतलब हो जाएगा बी, और एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी एल एक्स। यही बी एल एक्स, इस देखिए फाई की वैल्यू यहां पे बी एल एक्स रख दी गई है। ये कैसे आया मैंने आपको खटाक से बता दिया, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तो माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो बदलनी नहीं है, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो उतना ही लगा हुआ है, और साथ में लेंथ भी नहीं चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, एक्स, क्योंकि आगे बढ़ा रहे तो एक्स घट रहा है। तो ये हो गया E इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी आप जानते हैं कि वेलोसिटी होती।
तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन तो इतना ही बता रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या है EMF का, अदरवाइज मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम लोग तो हम इसको लिख सकते हैं BLV, BL और इसकी जगह आ गया V, बात खत्म। तो फॉर्मूला याद कर लेना है E इज इक्वल टू माइनस BLV, या माइनस छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड पकड़िए केवल, बाकी डायरेक्शन समझ लेंगे, तो BLV, बात पकड़ में आई। तो द वेलोसिटी V इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन। अब अगर माइनस साइन लगा दें यहां पर, तो इस माइनस साइन की कहानी बताई जा सकती है कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। द वेलोसिटी v इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, द इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV इज कॉल्ड मोशनल EMF। इतना भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा भाई साहब। आगे चलते हैं, एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखिए 2013 में आया हुआ है और पढ़ के ऐसा लगता है कि बड़ा इसमें रिसर्च करना है। अरे ये पिद्दी सवाल है, पिद्दी। देखिए क्या है, ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO, ये है L, M कहाँ है, ये M है, N है और O, ये कंडक्टर है साहब, दिखा होगा आपको। इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया है, इसकी जो वैल्यू है 0.5 टेस्ला है। आगे, द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर, वो दिखाई पड़ रहा है अंदर की तरफ है। When the arc MN of length of 20 सेंटीमीटर, ये MN है, ये लेंथ की, और इसकी MN की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसको हम लोग आगे की तरफ ऐसे बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी। ऊपर से इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ाने की, वो साथ में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बड़ी सुंदर बात। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म। EMF कितना इंड्यूस्ड होगा बता दीजिए, अभी बता देंगे। अरे लो भाई, फॉर्मूला जानते ही तो हैं, BLV। उसमें क्या लगाना बताइए, इतना 4 लाइन लिखे हुए हैं, पिद्दिस्ट सवाल तो B की वैल्यू 0.5, अब गुणा भाग नहीं करूंगा, पीछे दिया है वहां कर लेंगे। तो 20 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में, और लेंथ था 10। ये BLV की वैल्यू हमारी आ गई। बात समझ में आई। अब देखिए, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म टू बी 5 ओम, आर की वैल्यू भी दे रखी है, रेजिस्टेंस 5 ओम। एज्यूमिंग दैट द अदर आर्म्स आर टू बी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बाकी नेग्लिजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। अरे तो यार V ओम्स ला साहब बता गए ना हमको, तो E इज इक्वल टू IR, यानी I की वैल्यू लेनी है तो E अपॉन R। तो E निकाल लेंगे यहां से, और R हमारा 5 ओम दे रखा है, खत्म हो गया सवाल। इस सवाल में कुछ दम है, 0 दम, पिद्दिस्ट है कि नहीं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये मैंने आपको समझा ही दिया है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, सब गुणा भाग किया आपने तो क्या देखा, 1 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ठीक, साथ में करंट इन दी रॉड I इक्वल टू E अपॉन R मैंने अभी समझा दिया था, 0.2 एम्पियर इसका आंसर आ गया, और ये सवाल सॉल्व हो गया। कोई भी तकलीफ है ही नहीं, देख के डरना नहीं, ये सवाल है ही आपको नंबर देने के लिए। ले लो नंबर, ले लो नंबर चलो भाई आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स आप भी बता गए कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसका डायरेक्शन बताने के लिए एक जुगाड़ दे देते हैं आपको, मतलब रूल। वो रूल क्या है, ये कहानी लिखी हुई है उसी रूल के बारे में, सीधे समझो। तो ध्यान ये रखना कि ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड का मतलब दायां हाथ। तो राइट हैंड सब लेके आए हो, है ना तुम्हारे पास अगर राइट हैंड डिटैचेबल होता तो आधे लड़के तो भूल ही जाते हैं। आधे लड़के कंस्ट्रक्शन के समय ज्योमेट्री बॉक्स लाना भूल जाते हैं, आधे लड़के तो अपनी कॉपी किताब भी भूल जाते हैं ईश्वर की दया से ये डिटैचेबल नहीं है, तो साथ ही रहने वाला, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हाथ पकड़ लीजिए, राइट हैंड, और ये तीनों उंगलियां, अंगूठा, उंगली और मिडिल फिंगर, तीनों बंदूक की तरह जेम्स बॉन्ड स्टाइल बना लीजिए। बन गया जेम्स बॉन्ड स्टाइल, दिख रहा है सब बढ़िया, बन गया। बस कुछ नहीं करना, ये करो टुई टुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। वही फादर, मदर और चाइल्ड पकड़े रहो। वो सिखाया था ना पिछले लेक्चर्स में, फादर, मदर, चाइल्ड। तो मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और फादर मतलब फोर्स होता था, तो ये मोशन समझ लो, जोर लगेगा इधर, और इधर है इंड्यूस्ड करंट, इधर इंड्यूस्ड करंट। बस अब जैसे ये मोशन मान लीजिए ऊपर हो रहा है, तो अंगूठा कर दिया मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, A टू B। देखिए, तो A की तरफ प्लस बन जाएगा और B की तरफ माइनस। ऐसे आराम से आप राइट हैंड, फैराडे का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।
बाकी लेंस लॉ तो है ही। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगली स्लाइड, इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, काम खत्म। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। तो एनर्जी कंसिडरेशन तो मैंने समझा दिया था आपको। अब देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की बात। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप I इक्वल टू E/R BLV अपॉन R, पहला फॉर्मूला। दूसरा, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म कितना होगा, ILB साइन थीटा, ये फोर्स। ठीक, तो ILB साइन थीटा से आप वैल्यू पुट कर दो, तो BLV अपॉन R वगैरह वगैरह इंटू LV वगैरह सब करके वैल्यू आ जाएगी B²L² V अपॉन R। ये वैल्यू आप फाइनली ये याद कर लेना कि फोर्स कितना लग रहा है। अगर पूछे फोर्स कितना लग रहा है मूवेबल आर्म पे, तो ये फोर्स की वैल्यू यहां से निकाल सकेंगे। बी आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड, एल है लेंथ, वी है इसकी वेलोसिटी और आर है इसका रेजिस्टेंस। पावर डिलीवर्ड, ये भी फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ, इसको भी याद कर लीजिए, B²L² V² अपॉन R। तो कहीं पूछा जाए आराम से बता देना, कोई टेंशन की बात नहीं। आइए अगली चीज, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करने के बेसिकली मोटे तौर पे 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तरीका, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ में आप इतनी चीज तो बिल्कुल पकड़े हुए हैं ना, और इस फैराडे के लॉ से आप जानते हैं, फाई को लिख सकते हो B.A। तो 2 बातें तो क्लियर है, बी में और एरिया में चेंज करोगे तो 2 मेथड तो यही मिल गए। तो पहला मेथड क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करके, घटता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे ना, वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, उसमें बात बन गई, पैदा हो गया। बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये देखिए एरिया को बदलने से। तो एरिया कैसे चेंज करोगे, कोई रॉड है उसको इधर खिसका रहे हैं इधर खिसका रहे हैं, तो ये जो फ्लक्स वाला एरिया है वो घट बढ़ रहा है, तो उससे आप पैदा कर सकते हैं कितना मैग्नेटिक, कितना निकलेगा, BLV, अभी देख चुके थे। तीसरा क्या होता है, क्योंकि हमारा वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, उसकी अपेक्षा हम अगर कुछ ऐसा करें कि एरिया में बदलाव ना करें, लेकिन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल में बराबर बदलाव कर दें। मतलब हमने क्या किया यहां पर, ये देखिए कॉइल, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां लगी नॉर्थ से साउथ, ऐसे बीच में रख दिया कॉइल। अब इस कॉइल को, इसका एरिया तो फिक्स हमें चेंज नहीं करना, हम घुमाने लगे ऐसे। तो जब हम ऐसे घुमाने लगे, जैसे कि जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर में था, तो क्या होगा, इससे जाने वाला एरिया पल पल बदल रहा है। पहले देखिए ऐसे खड़ा था तो मैक्सिमम जितनी लाइन थी सब टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, तो बहुत कम लाइन हो गई, यहां हो गया तो कुछ भी लाइन नहीं जा रही है। तो इसको घुमाने की चर्चा शुरू कर दी हम लोगों ने, और उससे बात क्या बनी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है, इसको याद कर लो, ये बड़ा काम भी आता है, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में खूब इस्तेमाल करोगे। तो I = I0 sin ωt, और I E = E0 sin ωt, और E0 की वैल्यू यहां होती है, इसको पकड़े रहना, ये देखो लिखिए NBA ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर भूल गए हो तो 2πf, इसको भी पकड़े रहना, ये फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारा काम हो गया खत्म। आगे की बात कर लेते हैं फटाफट, आइए। अच्छा साहब, एक सवाल आ गया, तो इस सवाल को देख लेते हैं। ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर with 140 closely wound turns is placed between the poles of a powerful magnet producing magnetic field, this one। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए लिखी हुई है 0.09 टेस्ला, ऐसे लिख लिया करो न्यूमेरिकल करते वक्त, तभी कर पाओगे। स्मॉल फ्लैट एरिया दिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। फिर दिया है 140 चक्कर मरवाए हैं, ठीक, पोल्स। अब ये उसके बाद बोला है कि एंड देन क्विकली रिमूव्ड, और उसके बाद एकदम से हटा लिया जाता है वहां से। तो पहले का फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक, फिर हम दूसरा फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि हटा लिया गया है। अब आपसे पूछा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, तो ∅2 - ∅1 कर देंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे की देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो ये रही सॉल्यूशन की कहानी। ∅1 निकाला NB.A से, तो NBA cos थीटा, थीटा था 0, तो ये बन गया NBA। NBA की वैल्यू दे रखी 140 वगैरह वगैरह, और ये इतना आ गया वेबर।
φ2 कितना था, शून्य, मैंने बताया था, हटा लिया गया है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है φ2 माइनस φ1, तो φ2 में φ1 घटा दीजिए तो वैल्यू आ गई 63 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। काम खत्म। अब देखिए जो दूसरा सवाल है, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये सवाल ही इनकम्प्लीट है, मैंने जानबूझ के इसको लिखा, वरना आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? इससे एक संदेश देना चाहता हूं आपको मैं, मैसेज, ध्यान रखिएगा। अब EMF इंड्यूस्ड में हम जानते हैं माइनस dφ बाई dt होता है। dφ तो निकाल लियो यहां से बेटा बच्चों, लेकिन dt अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो dt इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्वेश्चन साहब ये इनकम्प्लीट है। अब ध्यान रखना, बोर्ड मैसेज क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बेटा छोड़ के मत आना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो। ये मैसेज है आपके लिए, इनकम्प्लीट हो या क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हो या क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, इन तीनों दशाओं में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो पूरे नंबर अवॉर्ड किए जाते हैं, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये उनकी पॉलिसी है। तो इसको देखते हुए चाहे सवाल आए या ना आए, जो कुछ भी आसपास का कुछ भी आता है उसको अटेम्प्ट जरूर कर लेना। मान लीजिए किसी बच्चे ने पढ़ाओ और घूम गया, उसने कहा सवाल ही नहीं लगाएंगे तो नंबर रह गए, बाकी अटेम्प्ट किया होगा तो नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कोई सवाल एग्जामिनेशन में छोड़ने का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर हो सकती है, डाटा मिसिंग हो सकता है, क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इन सब वजहों में नंबर अवॉर्ड हो जाएंगे अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया। चलिए आगे चलते हैं। एडी करंट, ये भी बड़ा फेमस टॉपिक रहता है, एडी करंट। अब देखिए क्या है एडी करंट। एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू देम चेंजेस। अब देखिए क्या है कि जब किसी मेटल में, कंडक्टिंग मेटल में जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता है तो उसमें एडी करंट्स डेवलप हो जाती हैं। देखिए ये यहां पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बदलाव ले रहा है। मान लो अंदर की तरफ है तो घट रहा है या बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, बदल रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर ये देखिए आप एडी करंट्स इसके अंदर डेवलप हो गई। ठीक, अब इन एडी करंट्स का जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो अगेन लेंज लॉ फॉलो करता है। वो क्या करता है, हो रहे विरोध का, जो भी हो रहा है उसका विरोध करता है, जिस कॉज से वो बन रहा है उसी का विरोध करता है। यानी ये करंट का डायरेक्शन अगर मान लीजिए ये घट रहा है तो ये करंट ऐसी बनेगी जिससे वो घटने ना दे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि बढ़ने ना दे। ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान लीजिए आपको दिखाया जाए कि एक ब्लॉक है ऐसे, और यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, और यहां कुछ पेंडुलम मान लीजिए ऐसे लटकाए हुए हैं आप, और ये शीट है यहां। तो इस शीट को जब ऐसे ले जाते हो ना इस ब्लॉक में, ऐसे मान लो शीट लटकी ऐसे हिल रही है, और ये ब्लॉक लगे हैं बीच में, ये दोनों, यहां पे नॉर्थ लगा, यहां साउथ। तो ऐसे जब शीट आती है नॉर्थ साउथ से मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप देखेंगे, मैंने देखा एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एग्जीबिशन लगी थी यहां, कि वो खटाक से आके रुक जाता है। यहां इतनी स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स रहती हैं कि मतलब ये अपनी मोमेंटम की वजह से बेटा पार कर जाना चाहिए। यहां सवर आगे नॉर्थ रखा, पीछे साउथ, बीच में गैप है, जैसे मैंने गैप बताया, और ये ऐसे पेंडुलम है, ये यहां पे शीट लगी है कंडक्टिंग। तो अगर आप छोड़ दोगे तो सट से निकल जाना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन वो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारना शुरू करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू करता है, फ्लक्स, तो वो उसका एडी करंट जनरेट होती है, उसका विरोध करती है और उस मोशन को रोक देती है खटाक से। तो वो भाई साहब पार ही नहीं हो पाता, इसी में फंस के रह जाता है। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट के तौर था। जैसे ये इसके अंदर एंट्री करेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, एडी करंट इसके अंदर पैदा हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। इसके एप्लीकेशंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये 4-6 एप्लीकेशंस लिखे हैं। इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में यूज होता है, स्पीडोमीटर्स जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उसको स्पीडोमीटर में यूज होता है, इंडक्शन मोटर में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कई बच्चे कह रहे थे कि सर इसके पीडीएफ मिल जाए, तो इसका पीडीएफ अवेलेबल करा रहे हैं अरविंद एकेडमी ऐप के ऊपर।
वहां भी कई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, तो आप डाउनलोड कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, और सिंपल पेपर तो आप चाहेंगे तो ले ही लेंगे। आगे चलते हैं, सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं भाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन बहुत सरल है। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि अब जो कॉइल है, उस कॉइल में जब आप करंट को ऑन, मैं समझा रहा हूं बाकी पढ़ दूंगा, करंट को ऑन किया तो करंट मान लीजिए 0 से 5 एम्पियर तक जानी है, तो 0 से 5 एम्पियर पहुंचने में थोड़ा वक्त लेती है। 0 फिर बहुत 0 से बढ़ते 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 5, बहुत कम समय में। तो ये बदलाव होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में होता है बदलाव। करंट बदल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। इस वजह से कॉइल खुद भी उसका विरोध करने लगता है। इसी वजह से, क्योंकि खुद ही कर रहा है, इसलिए बोला गया है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद, स्वयं। बात पकड़ में आ रही है ना, कि उस कॉइल में खुद में हो रहे बदलाव का ही विरोध करने लगता है, वो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ रहे हैं आप बात? तो ठीक है, इस बात को समझेंगे। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। या तो बदलाव, ये चेंजिंग करंट आप भेजने शुरू कर दो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट, और नहीं डायरेक्ट करंट भी भेजते तो शुरुआत में ऐसा होता है, 0 से 5 एम्पियर 0 से 2 एम्पियर जाने में कुछ वक्त लगता है, बदलाव होता है। या ऐसी करंट लगा दो लगातार बदल रही हो, अल्टरनेटिंग करंट, बदलती जा रही है, तो बदलती जा रही है, तो सेल्फ इंडक्शन होता जा रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो उसका काम कर रहा है। तो ये साहब, ये देखिए बैटरी लगाई है, जैसे क्लोज किया सर्किट, करंट फ्लो होने लगी, और यहां हमने एक इंड्यूस्ड करंट, आपने देखा करंट इधर जा रही थी, इसको घटाने का प्रयास किया तो इंड्यूस्ड करंट के विरोध में खड़ी हो गई, बढ़ रही करंट। ठीक, और जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं, क्लोज करने का मतलब ओपन करते हैं फिजिक्स की भाषा में, जब आप सर्किट को ओपन करते हैं यानी कि करंट को भेजना बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो उस समय करंट की जो बैटरी की है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। मान लो 5 एम्पियर की करंट जा रही थी, खड़ा खड़ा घटने लगी, 5 से 4 3 2 1, तो ये क्या करेगा इंड्यूस करंट, उसको कहता नहीं घटो नहीं, क्योंकि विरोध करना है, घटते हुए का विरोध, बढ़ते हुए का विरोध, हमेशा अविरोध, तो ये तुरंत उसका सपोर्ट कर देता है। करंट की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बन जाती है जो उसको सपोर्ट करती कि घटने नहीं देना है। ये सेल्फ इंडक्शन है, खुद के द्वारा पैदा हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी बात। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये पूछा जाता है आपसे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये देखिए एल जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट आई थ्रू इट। तो फाई हमारा हमेशा प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जैसे ही हम लोग एक कोफिशिएंट को, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी एल को हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। साथ में जो फेरेडे वाला फॉर्मूला है वहां पे भी अगर आप रखेंगे तो वैल्यू हो जाती है E = -L di/dt। तो ये भी याद कर लीजिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है, where L is a constant for a given coil and it is called self inductance. It is also called coefficient of self inductance. अभी सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी है एसआई सिस्टम में, इसको भी पकड़ के चलेंगे। बाकी मैंने आपको बताया सेल्फ इंडक्टेंस से आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो विरोध कर पाने की क्षमता रखता है कॉइल। ठीक है साहब, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, छोटे मोटे इसमें न्यूमेरिकल बन जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, बाकी कोई भी परेशानी आपको नहीं लेनी। तो ये देखिए आप यहां पर एक फॉर्मूला ये बना हुआ है, दूसरा फॉर्मूला है ये एन क्या है, टर्न डेंसिटी, यहां पर स्मॉल एन टर्न डेंसिटी या टर्न डेंसिटी बोल देते हैं, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या है, जितने भी टर्न्स होंगे उसको उसकी लेंथ से कर देना डिवाइड। तो ये फॉर्मूला था L = μ0 n² LA। अब यहां पर अगर स्मॉल n की जगह कैपिटल N पुट कर दोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला निकल आएगा। तो देखिए n² L × A, ये L इसके स्क्वायर से मर गया और फॉर्मूला देखिए नीचे वाला आ गया। तो ये कैपिटल N कितना है, कितने टर्न्स हैं कॉइल में टोटल, स्मॉल n कितना है कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं। फॉर्मूला याद रखिए, आप ये याद रख लीजिए, बहुत है, बाकी जहां आएगा उसको डिवाइड करके निकाल लेना। तो μ0 n² A/L, ये फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। आइए साहब,
न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है आपके लिए। देखिए बोला क्या है, ए टॉरॉयडल सोलेनॉइड, टॉरॉयडल आप जानते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसी पे सब लगा होता है। मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं इन जनरल, क्योंकि ज्यादा बनाऊंगा तो समय खाएगा ये। तो एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इसकी एवरेज रेडियस क्या होती है 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए कहीं पर इनर आउटर दे रखी हो ना, मान लीजिए इसको R1 बोले हो और इसको R2 बोले हो, तो आपको एवरेज लेनी होगी तो R1 प्लस R2 अपॉन 2 कर देना, दिस इज द एवरेज रेडियस, ऐसे कर लेते हैं इसमें। और इसमें तो दे ही रखी है तो कुछ करना कराना है ही नहीं, बात पकड़ में आई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हैज एन कितनी 1200 टन। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ, वगैरह वगैरह। पीछे सॉल्व है, देखते हैं, बात समझा दी थी क्वेश्चन। एल की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब लेंथ है अपनी 2 पाई आर, टोरॉइड आप देख ही रहे हैं इस तरह का है, तो इस तरह का टोरॉइड में इस वैल्यू ले लेंगे, एवरेज रेडियस आपको दे रखी थी आर, तो 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई, पुट कर दीजिए, एन ए सारी वैल्यू दी है, फीड कर दें, आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻³ हेनरी। बात समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आपको अभी दिखाया था, बहुत ही आसान सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आएंगे और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। आगे की बातचीत करते हैं बच्चों। अच्छा एक सवाल और मिल गया अपने को, चलो भाई। अब इसमें लिखा हुआ 2019 का है, देखिए ए 0.5 मीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है, 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 10 टन्स पर सेंटीमीटर, टन डेंसिटी दी है लेकिन 10 टन्स दिए पर सेंटीमीटर, हमें मीटर में चेंज करना होगा। हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, अपने को ई चाहिए। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंज, करंट जो डेल्टा आई है या डी आई जो दे रखा है वो दे रखा है 1 एम्पियर से 2 एम्पियर जा रही है, और टाइम भी दे रखा है 0.1 सेकेंड। देखिए कितने आसानी से डाटा गिवन है और हम लोग बहुत आसानी से सवाल को कर लेंगे। देखिए तो यहां पर L दे रखा था 0.5 मीटर, L की वैल्यू कहां है 0.5 मीटर, N था 10 टन सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो, कर लोगे, एरिया को भी मीटर में चेंज कर लो, बड़े आराम से कर लोगे। चेंज इन करंट DI कितना हो गया, 1 से 2 एम्पियर जा रही है तो 2 - 1, भाई चेंज कितना हो गया, 2 एम्पियर में 1 एम्पियर घटा दो, 1 एम्पियर का चेंज हो गया। टाइम कितना था dt 0.1 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन था। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना आ गया वो आप जानते ही हैं यहां पर, तो E इज इक्वल टू लिख सकते हो L di/dt, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। L का फॉर्मूला पीछे पड़ा था म्यू नॉट n स्क्वायर AL, जो वैल्यू पड़ी थी, ये टर्न डेंसिटी के हिसाब से n लिखा हुआ है। अब इसको सारी वैल्यूज आपको मालूम है, di/dt निकाल चुके, ये di/dt यहां से निकल आएगा, ये di/dt सारी वैल्यूज हमने फीड कर दी, कैलकुलेशन किया, 6.28 माइक्रोवोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं, 20 पाई था, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करना सीख लेंगे, आपके नंबर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल इस पर रिसर्च करके बड़ी पूरा दिन लगा के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि न्यूमेरिकल के साथ, देखिए 4, 6, 8 न्यूमेरिकल आप कर जाते हैं, करते करते बिंदास आपका काम बन जाएगा। बस शांति से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनका भी भला हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है सर, बच्चों जिंदाबाद। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, एल किस किन चीजों पे डिपेंड करता है, एल किस पे डिपेंड करता है साहब, तो ये देख लेंगे हम लोग, फॉर्मूले से ही देख सकते थे। एल डिपेंड करता है n स्क्वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जो फॉर्मूला था देखिए उसी से सब हासिल हो जाता है। परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगा, जहां म्यू नॉट आ रहा था, फ्री स्पेस था, वो म्यू हो जाएगा जो मटेरियल के लिए। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जहां तक इसका आखिरी टॉपिक है। अब कहानी क्या थी, कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कहानी ये हो गई कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, उसमें ही चेंज हो रहा था, उसी का विरोध करने के लिए इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ बना था। अब म्यूचुअल में हो जाते हैं 2 खिलाड़ी, जैसे मैंने हंसने वाला एग्जाम्पल एक दिया था, यहां सबसे ज्यादा सुटेबल है कि अगर एक बंदा हंस रहा है तो दूसरे पर उसको हंसी आने ही लगती है, इंड्यूस हो जाता है। तो यहां एक कॉइल में अगर करंट में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से
मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा है दूसरे के लिए, तो दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बस इतनी सी बात। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू ए चेंज ऑफ द करंट नेबरिंग कॉइल। यहां दो कॉइल चाहिए थे, सेल्फ वाले में एक कॉइल चाहिए था, वो खुद ही में सारा काम हुआ जा रहा है। दो कॉइल में एक कॉइल ये बना रखा है आपने, देखिए जैसे ही टैप करेंगे सर्किट को क्लोज करेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस है, करंट बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो बाजू में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता हुए सिस्टम में आएगा, तुरंत गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर देगा कि इसके अंदर करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। और जब इसको टैपिंग की को हटा देंगे, यानी सर्किट को ओपन कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो करंट की वैल्यू घटने लगेगी और ये कोशिश करेगा उसको ना घटने दे, उस तरह से करंट फ्लो करेगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी हो गई। चलिए साहब, कुछ फॉर्मूले इसके, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एट एनी इंस्टेंट ये भी क्या करता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई इन दी प्राइमरी कॉइल। तो यहां भी बात देखें तो फाई इज, यहां पे कॉमा लगा लो बेटा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई है। तो फाई को जब कोफिशिएंट यूज करोगे प्रोपोर्शनलिटी तो लिखते हो एम आई, और एम आई को ही कहते हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ई के फॉर्मेट में भी हम लोग निकालते हैं, और ई की वैल्यू लिखते हैं माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। माइनस साइन वही चीज दिखा रहा जो शुरू में पढ़ा था, इसी को बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये बात सीख ली। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसकी फिर से हेनरी होगी, वही जो पहले सेल्फ इंडक्टेंस वाली थी। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए बेटा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। इसको याद करके रखिए। बस ये दो सोलेनॉइड चाहिए, ये पूरा पूरा इसमें एक के ऊपर एक चढ़ाया हुआ है, उस समय ये सिचुएशन बनती है। इसको बोलते हैं कपलिंग। अभी आपको अंदाजा देते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। मतलब एक कॉइल देखिए ऐसे थे, और दूसरा जो कॉइल है इसी के ऊपर फुल चढ़ा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से दोनों K इज इक्वल टू 1 पूरी तरह कपलिंग है, मतलब पूरी तरह एक दूसरे के फ्लक्स को ले दे पा रहे हैं, उस समय ये फॉर्मूला आपका लग जाता है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर विच वन ऑफ देम। और ये यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दो कॉइल है ना, पहला कॉइल ऊपर वाला दूसरा कॉइल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू भी बोलते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एम भी बोलते हैं, और दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसको एम लिख देते हैं। तो कहीं पर अगर ऐसा लिख जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बताओ, तो भी यही फॉर्मूला, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बताओ तो भी यही फॉर्मूला, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं। और आगे क्या, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपके सामने है। n1 इंटू n2 पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉमन एरिया जो एक दूसरे से फ्लक्स में इंटरैक्ट कर रहे हैं, रिलेटिव सेपरेशन कितनी दूरी है, रिलेटिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई मान लीजिए एक कॉइल ऐसा था और दूसरे कॉइल को ऐसे डाल दिए आप, तो फिर फॉर्मूला बदल जाएगा ना। ओरिएंटेशन देखिए परपेंडिकुलर हो गए, तो ये ओरिएंटेशन भी मैटर करता है कि एक दूसरे से फ्लक्स कितना इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं। परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, कोर मटेरियल की क्या परमेबिलिटी है, इसके बारे में भी जानकारी दी हो जाती है। अभी आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला याद रखिए। कपलिंग का मतलब वही कि हमारा जो इंडक्टर था या जो हमारा सोलेनॉइड था, एक कपलिंग ऐसे हो सकती है फुल, एक हो सकती है भाई पूरी नहीं कर रहे हैं, किसी और तरीके से करें, परपेंडिकुलर मिला दिया या आधा ही मिलाया, पता लगा ऐसे लिया और फिर आगे निकल लिए ऐसे ऐसे करके, या किसी ने मिलाया और जिसे परपेंडिकुलर मिला है कि भाई उन्होंने कहा कि हम ऐसे कपलिंग कराएंगे, ये कहानी ठीक, ये हटा ही दी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स गिव्स अ मेजर ऑफ द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। ये कपलिंग कैसे है इन दोनों की, है ना। If L1 and L2 are the self inductance of the two coils and M is their mutual conductance, then their coefficient of coupling is K is equal to M under root L1 upon L2। बस याद करके रखिए, ज्यादा कुछ नहीं है। K की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। When there is no coupling, K is equal to 0। मतलब एक पता लगा यहां पहुंच गया है और दूसरा बहुत दूर है, कहीं और पड़ा हुआ है, ये देखिए यहां कहीं, कोई कपलिंग ही नहीं, अलग ही कहानी है बिल्कुल। तो इसमें क्या हो गया, K 0 हो गया। और ये परफेक्ट कपलिंग है एक दूसरे के ऊपर, तो यहां K की वैल्यू 1 हो गई।
तो 0 से 1 में परफेक्ट कपलिंग 1, जिसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। अच्छा, कई बच्चे तो मैथ्स नहीं लिए होंगे, तो इसी की बात करते हैं, k इजिकल टू 0 जब नो कपलिंग, k इजिकल टू 1 जब परफेक्ट कपलिंग, और बाकी बातें समझ जाते हैं आप। तो ये